बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने इसका जो चैप्टर नंबर 2 है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो हमने स्टार्ट की थी। इसके हमने फ़र्स्ट 2 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। ये इसका पार्ट 3 यानी इसका लास्ट पार्ट है और इसके जो फ़र्स्ट 2 पार्ट है उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारा टॉपिक है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कॉम्प्लिकेशंस की। अगर इनको ट्रीट न किया जाए तो इनसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। Fluid and electrolyte imbalance could result in complication if not treated promptly। अगर इनकी भरपूर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे कुछ किस्म के कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। पहला है डिहाइड्रेशन। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट कुड रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। फ्लूइड वॉल्यूम की कमी की वजह से बॉडी टिश्यूज़ में डिहाइड्रेशन हो सकती है। कार्डियक ओवरलोड। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कुड रिजल्ट इन कार्डियक ओवरलोड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इनको ट्रीट न किया जाए फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस जो है अगर इसको ट्रीट न किया जाए तो इससे कार्डियक ओवरलोड हो सकती है। इसको अगर ट्रीट न किया जाए तो इससे कार्डियक ओवरलोड काज हो सकती है। इसके अलावा ये अगर इसको ट्रीट न किया जाए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन काज हो सकती है। ये SIADH जो है इसका मतलब ये है कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ADH हार्मोन उसका इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन का जो सिंड्रोम है उसकी वजह से वाटर इज़ रिटेंट एबनॉर्मली इन SIADH। SIADH जो है इसमें क्या होता है, वाटर एबनॉर्मली रिटेंट होता है, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट। टू मच पोटाशियम एडमिनिस्ट्रेड कुड लीड टू कार्डियक अरेस्ट। अगर पोटाशियम की टू मच एकमुलेशन हो जाए फ्लूइड की एक्सेस की वजह से, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस हो जाए और उसमें पोटाशियम की अगर ओवरलोड हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट इसकी वजह से हो सकती है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। अब असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम किस तरह कर सकते हैं, तो लिखा है BUN मीन्स के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में बी डिक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस ड्यू टू प्लाज्मा डाइल्यूशन। जब फ्लूइड वॉल्यूम एसेस हो जाती है तो उसमें प्लाज्मा डाइल्यूशन हो जाती है, प्लाज्मा डाइल्यूट हो जाती है ब्लड प्लाज्मा। तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो डिक्रीज़ आ सकती है। हीमेटोक्रेट टेस्ट अगर हम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट किस तरह आएगा। हीमेटोक्रेट लेवल इन फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट आर ग्रेटर देन नॉर्मल बिकॉज देयर इज़ ए डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई तो इसकी वजह से जो हीमेटोक्रेट लेवल है वो ग्रेटर आएगा, क्योंकि प्लाज्मा अभी डिक्रीज़ हो गई है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो गई है यानी प्लाज्मा डिक्रीज़ हो गई है। तो अब जो RBCs की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी और हीमेटोक्रेट हमारे साथ ग्रेटर आएगा। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किस तरह हम करेंगे। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी टू ऑब्ज़र्व द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इम्बैलेंस। जो इम्बैलेंस है फ्लूइड के उसके साइन सिम्टम्स को देखने के लिए हमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना नेसेसरी होता है। इसके थ्रू भी पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिहाइड्रेशन हुई है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो गई है तो ड्राई स्किन होगा और उसके ड्राई माउथ होगा, लिप्स ड्राई होंगे, उससे पता चल सकता है। और अगर एडिमा हो गया है तो कोई एब्डोमिनल एक्सटेंशन हो सकती है तो उससे पता चल सकता है। और फ्लैशिंग हो सकती है स्किन की तो उससे भी पता चल जाता है।
Serum electrolyte levels. Measurement of electrolyte level should be performed to check the presence of an imbalance. हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेयरमेंट भी कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं जिनके थ्रू हमें इनके नॉर्मल जो रेंज होता है उसके मुताबिक इसकी वैल्यू का हमें पता चल जाता है कि ये इंक्रीज़ हुए हैं या डिक्रीज़ हुए हैं। ECG change also contribute to the diagnosis of fluid and electrolyte imbalance. ECG के थ्रू भी ECG भी जो है एक काफ़ी हद तक हेल्प करती है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के डायग्नोसिस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स जब हाइपोकेलीमिया हो जाता है तो जिस पेशेंट में हाइपोकेलीमिया हो जाता है पोटाशियम की लेवल कम हो जाती है तो उसमें अगर हम ECG करते हैं तो जो टी वेव होता है वो इनलार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है। उससे पता चल जाता है कि इसमें जो इस पेशेंट में जो पोटाशियम लेवल है वो कम हो गया है। तो ECG भी कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को के डायग्नोसिस के लिए। ABG एनालिसिस जो एट्रियल ब्लड गैसेस की एनालिसिस है वो भी एक रिवील एसिड बेस इम्बैलेंस, उससे भी हमें जो एसिड बेस इम्बैलेंस है वो ज़ाहिर हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट इसकी हम किस तरह कर सकते हैं? आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। These solutions are used to treat the hypotensive patient with fluid volume deficit because they expand plasma volume. अब अगर हमने आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमने एडमिनिस्टर किए तो ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हम हाइपोटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उनको दे सकते हैं। अगर उनको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है, उनको प्लाज्मा को अभी हमने एक्सपेंड करना होता है प्लाज्मा वॉल्यूम को, तो उनको हम आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। एक्यूरेट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को हमने एक्यूरेट बनाना होता है। एक्यूरेट एंड फ्रीक्वेंट असेसमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन थेरेपी शुड बी slowed or increased to prevent volume deficit or overload. अगर स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो असेसमेंट है इनटेक और आउटपुट की जो असेसमेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए और फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। अगर थेरेपी को फ्लूइड की डिफिसिट की वजह से या फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से थेरेपी डिक्रीज़ की गई है या इंक्रीज़ की गई है तो उस टाइम एक्यूरेटली और फ्रीक्वेंटली इनपुट और जो इनटेक और आउटपुट है उसकी असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। Dialysis. Hemodialysis or peritoneal dialysis is performed to remove nitrogenous waste and control potassium and acid base balance and to remove sodium and fluid. मैनेजमेंट में हम डायलाइसिस भी कर सकते हैं, या तो हम हीमोडायलाइसिस कर सकते हैं जो मशीन के थ्रू हीमोडायलाइसिस की जाती है, जिसमें पेशेंट जो होता है बेड पे होता है उसको कैथेटर्स के ज़रिए उसकी हीमोडायलाइसिस होती है। और पेरिटोनियल डायलाइसिस जो कि एक बेक होता है पेरिटोनियम में फिट किया जाता है उसके थ्रू डायलाइसिस की जाती है। तो इन दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं जिससे हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं और एसिड बेस बैलेंस और पोटाशियम का जो लेवल होता है इनको कंट्रोल में रख सकते हैं और सोडियम और फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड इम्प्रूव रिस्ट्रिक्शन आर इन्फोर्समेंट ऑफ द कंसर्न्ड इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी ख़ास इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ गई है तो उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर उसकी एसेस हो गई है तो उसको हम एवॉइड कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम AVP रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं। AVP मीन्स के अर्गाइनिन वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये हम दे सकते हैं। दीज आर न्यू फार्माकोलॉजिकल एजेंट, ये न्यूली बने हुए फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स है। दे ट्रीट हाइपोनेट्रीमिया बाय स्टिमुलेटिंग फ्री वाटर एक्सक्रीशन, जो कि हाइपोनेट्रीमिया जो होता है सोडियम की जो कमी होती है इसको ट्रीट करता है। किस तरीके से ट्रीट करता है? जो फ्री वाटर एक्सक्रीशन होता है
है, फ्री वाटर जो होता है बॉडी में उसको एक्सक्रीट करके हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करता है। तो ये हम दे सकते हैं, क्योंकि फ्री वाटर अगर बॉडी में के अंदर होता है तो इससे सोडियम की डाइल्यूशन होती है और हाइपोनेट्रीमिया होता है। और जब फ्री वाटर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है तो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो सही हो जाती है। डायूरेटिक दे सकते हैं टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम इन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस डायूरेटिक आर एडमिनिस्ट्रेड। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में हम उसको फ्लूइड के वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए डायूरेटिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? इफ़ सीरम पोटाशियम लेवल आर डेंजरसली एलिवेटेड, अगर सीरम में पोटाशियम लेवल डेंजरसली एलिवेट हो गया है, इट मे बी नेसेसरी टू एडमिनिस्टर IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। उस टाइम हमने आईवीली इंट्रावेनसली कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये हमने एडमिनिस्टर करनी होती है, क्योंकि ये पोटाशियम का जो हाई लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करने में मदद देती है। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैन be used to lower the serum calcium level and is particularly useful for the patient with heart disease or heart failure who cannot tolerate large sodium loads। वो तमाम पेशेंट जो कि लार्ज सोडियम लोड्स नहीं कैरी कर पाते, जिनको जो है कैल्शियम उनमें हाइपर कैल्सीमिया है, तो उनको हम कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करने के लिए कैल्सिटोनिन जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसकी किस तरह करेंगे? नर्सिस में यूज़ इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल टू हेल्प प्रिवेंट एंड ट्रीट वेरियस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। नर्सिस जो है इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स अपने यूज़ कर सकते हैं ताकि वेरियस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस जो है उनको प्रिवेंट कर सके। नर्सिंग असेसमेंट किस तरह होगी? क्लोज मॉनिटरिंग शुड बी डन फॉर द पेशेंट विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। वो पेशेंट जिनको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उनकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी। इनपुट इनटेक और आउटपुट जो है उसका ख्याल रखना होगा। द नर्स शुड मॉनिटर फॉर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एट लीस्ट एवरी 8 आवर और 11 आवरली। नर्सिस को 8 घंटे बाद या हर 11 घंटे बाद जो है इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करना लाजमी होता है। डेली वेट। एसेस द पेशेंट वेट डेली टू मेयर एनी गेंस आर लॉसेस। पेशेंट के वेट को डेली मेयर करना होता है ताकि उसमें कोई गेन आई है या कोई लॉस हुई है उसका पता चल सके। वाइटल साइंस। वाइटल साइंस शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। जो वाइटल साइंस होते हैं उनको भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। Physical examination. Physical exam is needed to reinforce other data about a fluid electrolyte imbalance. Physical examination भी needed होती है ताकि reinforce other data about कुछ और डेटा जो है वो मालूम किया जाए, कुछ और इंफॉर्मेशन मालूम किया जाए फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इनसे मुतल्लिक कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। डायग्नोसिस हम क्या लिख सकते हैं? द फॉलोइंग डायग्नोसिस आर फाउंड इन पेशेंट विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोसिस जो है वो पाए जा सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो। फॉर एग्जांपल एसएस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एसएस फ्लूइड इंटेक एंड सोडियम इंटेक। एक पेशेंट है वो ज़्यादातर सोडियम इंटेक और फ्लूइड इंटेक करता है, इस वजह से उसको एसएस फ्लूइड वॉल्यूम है। Deficient fluid volume related to active fluid loss or failure of regularity mechanism। एक पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है और उसके लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म वो नहीं कर रहा, दोबारा इंटेक नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको फ्लूइड डिफिशियंसी है, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट है। Imbalanced nutrition, more than body requirement related to excessive intake। क्या है कि
इम्बेलेंस न्यूट्रिशन है, बॉडी के रिक्वायरमेंट से हद से ज़्यादा जो है वो इनटेक कर रहा है, जिस वजह से इम्बेलेंस न्यूट्रिशन पेशेंट को है। डायरिया रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन और मल एब्जॉर्प्शन है या मेडिकेशंस की साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से डायरिया है पेशेंट को। इनटेक और आउटपुट, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एट लीस्ट एवरी 8 आवरली और 11 आवरली, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। नर्सिंग केयर प्लानिंग एंड गोल्स, नर्सिंग केयर प्लानिंग हम किस तरह करेंगे, हमारे गोल्स क्या होंगे उन पेशेंट के लिए जिनको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो। तो मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एट फंक्शनल लेवल, हम एक फंक्शनल लेवल तक फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे। डिस्प्ले ऑफ नॉर्मल लेबॉर्ट्री वैल्यूज़, जो नॉर्मल लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ है वो हम चेक करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स की हम टेस्ट करके देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोप्रिएट चेंजेस इन लाइफ style and behaviors including eating pattern and food quality and quantity, फूड के क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड ईटिंग बिहेवियर और लाइफ स्टाइल चेंजेस हम लाने की कोशिश करेंगे। री एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल पैटर्न एंड जीआई फंक्शनिंग और जो नॉर्मल पैटर्न थी न्यूट्रिशन की उसको हम री एस्टेब्लिश करके मेंटेन करेंगे। ये हमारे गोल्स होंगे और इन गोल्स को फिर हम इन गोल्स को हम करने के लिए, इनको मुकम्मल करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करेंगे। देयर आर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दैट कैन एड इन एलिविएटिंग द पेशेंट्स कंडीशन। वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटरवेंशंस हैं जिनके थ्रू हम अपने पेशेंट को संभाल सकते हैं। उनमें क्या है, मॉनिटर टारगेट, स्किन एंड टंग टारगेट आर इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड स्टेटस ऑफ द पेशेंट। जो स्किन है और टंग है इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इंडिकेटर है किस चीज़ की, पेशेंट के फ्लूइड स्टेटस की, कि जितना फ्लूइड पेशेंट का नॉर्मल होगा उतना जो है इलास्टिसिटी होगी और नॉर्मल जो है टंग और स्किन की टारगेट होगी। यूरिन कंसंट्रेशन, ऑब्टेन यूरिन सैंपल ऑफ द पेशेंट टू चेक फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन की कंसंट्रेशन हम चेक करेंगे, अगर ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लूइड डिहाइड्रेशन है, और अगर ज़्यादा जो है फ्लूइड वाला लो कंसंट्रेशन वाला यूरिन है तो पता चलेगा, अगर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ओवरलोड हो चुकी है। Oral and parenteral fluids, administer oral or parenteral fluid as indicated। अगर ज़रूरत हो, इंडिकेट किया है तो ओरली या पेरेंटरली हम फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस ORS हम एडमिनिस्टर करेंगे। दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड फ्लूइड, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट इन कंसंट्रेशन दैट आर इजीली एब्जॉर्ब्ड। ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस है इनमें फ्लूइड, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंसंट्रेशन में मौजूद होती है जो कि इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेंज, the nurse must be alert for central nervous system change such as lethargy, seizures, confusion and muscle twitching। नर्स को इन चीज़ों के लिए बहुत ही जो है अलर्ट रहना पड़ेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई चेंजेस ना आए, मीन्स कि लेथर्जी, थकावट महसूस ना हो, सीजर्स, झटके उसको ना आए, कन्फ्यूजन ना हो और मसल ट्विचिंग ना हो, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनको फिर जल्दी से जो है रोकना पड़ता है। डाइट को देखेंगे, द नर्स मस्ट इंकरेज इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर डिफिशिएंट और रिस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर एक्सेसिव। नर्स इसको इंकरेज करेगी पेशेंट को कि जिन इलेक्ट्रोलाइट की कमी है उनको यूज़ करे और जिनकी एक्सेस है उनको रिस्ट्रिक्ट करे। इवैल्यूएशन ऑफ द केयर प्लान कैन चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन में जो केयर प्लान की जो इवैल्यूएशन होती है उनमें हम इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट को देखते हैं। द इंटरवेंशंस आर डीम्ड इफेक्टिव इफ़ द क्लाइंट हैज़, हमें जो इंटरवेंशंस है उस वक्त इफ़ेक्टिव होंगे अगर वो क्लाइंट जो है वो उसमें क्या हो, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम एट फंक्शनल लेवल, अगर उसका फंक्शनल लेवल तक फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन्ड है। डिस्प्ले नॉर्मल लेबॉर्ट्री रिजल्ट, अगर उसके लेबॉर्ट्री रिजल्ट नॉर्मल आ रहे हो। डिमोन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग ईटिंग पैटर्न एंड फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी से लेके उसके बिहेवियर तक, उसके लाइफ स्टाइल तक अगर वो ठीक हो चुके हो
तब हमारा जो प्लेन है वो मुकम्मल हो चुका होगा। रीस्टेब्लिश एंड मेंटेन नॉर्मल पैटर्न एंड जीआई फंक्शन और जो नॉर्मल पैटर्न थी न्यूट्रिशन की वो अगर रीस्टेब्लिश और मेंटेन हो गई है तभी हमारे इंटरवेंशंस कामयाब हो चुके हैं। डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइन। अब हम डिस्चार्ज करते वक्त होम केयर गाइडलाइन किस तरह पेशेंट को देंगे। आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन मस्ट कंटिन्यूड एट होम। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस है कंडीशन की वो होम में भी कंटिन्यू करनी है। होम में डाइट किस तरह रखने को कहेंगे। ए डाइट रिच इन ऑल न्यूट्रिएंट एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट ए पर्सन नीड शुड बी इन्फोर्स्ड। ऐसे डाइट जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स हो और इलेक्ट्रोलाइट्स हो जो कि पेशेंट को नीड हो, ऐसे डाइट हम उसको लेने को इंकरेज करेंगे, इन्फोर्स करेंगे। फ्लूइड इंटेक मस्ट टेकन शेप अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिशियन ने जितना फ्लूइड इंटेक रिकमेंड किया है उतना फ्लूइड इंटेक मस्ट लेना होगा। Follow up a week after discharge. The patient must return to follow up checkup for evaluation of electrolyte and fluid status. एक वीक बाद डिस्चार्ज के एक वीक बाद पेशेंट को मस्ट रिटर्न करना है चेकअप के लिए, मस्ट रिटर्न होना है ताकि उसके फ्लूइड स्टेटस और इलेक्ट्रोलाइट के जो लेवल है उनको इवेलुएट किया जाए। Medications compliance to prescribed medication should be strict to avoid recurrence of the condition. इस कंडीशन के रिकरेंस को दोबारा आने को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए पेशेंट को हम समझाएंगे कि जो मेडिकेशन है उसके लिए अच्छा कंप्लियंस शो करे, अच्छे तरीके से जो फिजिशियन ने ऑर्डर किया है उनको फॉलो करे। ये हम पेशेंट को समझाएंगे ताकि दोबारा ये कंडीशन जो है ये उसको लाहक ना हो। डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइंस। फिर डॉक्यूमेंटेशन हमें किन किन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। डेटा शुड बी डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर मेडिकल एंड लीगल रेफरेंसेस। द नर्स मस्ट डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल फाइंडिंग इंक्लूडिंग फैक्टर अफेक्टिंग एबिलिटी टू मैनेज बॉडी फ्लूइड एंड डिग्री ऑफ डिफिसिट। इंडिविजुअल में जो फाइंडिंग पाए गए थे, जो वो फैक्टर जिनकी वजह से तकलीफ़ आई है फ्लूइड के डिग्री, जो डिफिसिट की जो डिग्री थी फ्लूइड की, उसको मैनेज करने में जो तकलीफ़ पेश आई है, जो फैक्टर इफेक्टिंग्स थे उनको भी लिखेंगे। इनटेक और आउटपुट और फ्लूइड बैलेंस और चेंजेस उसके वेट में, उसके यूरिन की जो कंसंट्रेशन, जो यूरिन टेस्ट आए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाइटल साइंस जो है वो सब डॉक्यूमेंट करेंगे। रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड लेबॉर्ट्री स्टडीज़ और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के जो रिज़ल्ट है वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। प्लान ऑफ केयर, जो हमने प्लान तैयार किया था वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। क्लाइंट रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट, टीचिंग एंड एक्शन परफॉर्म्ड। क्लाइंट के जो रिस्पॉन्सेज है ट्रीटमेंट के सामने, टीचिंग के सामने और उसके जो एक्शंस जो परफॉर्म उसके साथ हो रहे थे, जो इंटरवेंशन किए जा रहे थे, उसके लिए क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स शो करता है वो सब हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अटेनमेंट और प्रोग्रेस टूवर्ड डिज़ायर्ड आउटकम, जो डिज़ायर्ड हमारा आउटकम था उसकी तरफ हमारा कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना हमने उसको अटेन किया वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। मॉडिफिकेशन टू प्लान ऑफ केयर, जो हमने मॉडिफिकेशन की केयर प्लान में उसको भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं फिर नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे या कोई डिजीज़ पढ़ेंगे उस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।